मून इन द डे एपिसोड नंबर 5। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब कांग देखती है कि दोहा सीढ़ियों पर बेहोश है, इसलिए वो उसकी हेल्प करती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो दोहा को रेस्ट करने के लिए बोलती है और ख़ुद उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। जब कांग दोहा के लिए खाना बना रही थी वो उसकी बातों के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये बातें उसको समझ नहीं आती, इसीलिए वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और दोहा के लिए खाना लेकर आती है। इस पर दोहा उससे पूछता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। इसके बाद वो बताती है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ और मेरा तो काम ही है लोगों की जान बचाना। अब इस बात से दोहा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कांग को ही घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसी ने तो सालों पहले दोहा को मार डाला था, जिसकी वजह से वो आज इतने सालों बाद भी भटक रहा है। इसलिए इस बात से वो चिढ़ जाता है और कांग को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी कांग जाते वक्त उसे कहकर जाती है कि अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना। इसे देखकर तो दोहा को अजीब लगता है कि ये मेरी कितनी फ़िक्र कर रही है। इसके बाद हम हान को देखते हैं जिसे भी इन सब के बारे में पता चल जाता है और वो एक बार फिर कांग का थैंक यू बोलता है, क्योंकि इस बार भी उसने दोहा को संभाल लिया था। कांग उसे बोलती है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं उनके बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आखिर मैं उनकी बॉडीगार्ड जो हूँ। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे पिछली वाली कांग की सारी बातें कैसे याद आ सकती हैं। इतनी देर में ही उसका मैनेजर यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या पता 1500 साल पुरानी वाली कांग और ये वाली कांग दोनों एक ही हों। ये सोचकर तो दोहा भी कुछ सोचने लगता है और वो मैनेजर को बताता है कि 1500 साल में कांग का पूरे 18 बार जन्म हो चुका है, लेकिन उसके पूरे 18 जन्मों में उन्हें से मैं बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन इस 19वें जन्म में उसे मैं याद भी हूँ। वो बचपन से मुझे देख भी सकती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसी जन्म में उसे मैं याद कैसे हूँ। ये बात सोचकर वो परेशान होने लगता है। इसके बाद फिर से स्टोरी पास्ट में जाती है, यानी 1500 साल पहले, जहाँ पर हम कांग और दोहा को देखते हैं जो रात को बारिश की वजह से भीगकर सुबह अब अपने महल में वापस आ गए थे। जहाँ पर ये दोनों ही एक बात को सोच रहे थे कि कल रात को उन दोनों को ही चैन की नींद आई थी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जो थे। लेकिन इसके बाद दोहा सोचता है, लेकिन उस लड़की ने फिर भी मुझे मारने का चांस मिस कर दिया। मैं सो रहा था, वो आसानी से मुझे मार सकती थी। और दूसरी तरफ कांग भी इसी बारे में सोच रही थी कि मैं कल रात चैन से कैसे सो पाई, जबकि मुझे उससे बदला लेना है। ये दोनों ही इस बात से परेशान थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रोज़ की तरह ही कांग दोहा के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोहा के रूम के बाहर जाती है, दोहा का सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि दोहा तो जंग में बाहर गया है। इसके बाद कांग को उसकी फिक्र होने लगती है। इसके बाद पूरा दिन वो बस दरवाजे की तरफ ही अपनी नज़रें रखती है कि कब दोहा वापस आए, और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन वो बस दरवाजे पर ही नज़र रखती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात को फाइनली दोहा वापस आ जाता है। इसीलिए कांग भागकर उसके पास जाती है उसे देखने के लिए। वो देखती है कि कांग के पूरे यूनिफॉर्म पर बस खून ही खून लगा हुआ है, मतलब फिर से उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और ये देखकर कांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ दोहा कांग से कुछ भी बात नहीं करता और बिना बोले अपने रूम में वापस चला जाता है। इसके बाद हम दोहा के स्टेपफादर को देखते हैं, जिसे पता चल चुका है कि कांग आखिर में है कौन। उसे पता चल जाता है कि कांग हमारे दुश्मन यानी कि गाया के जनरल की बेटी है, लेकिन ये बात वो अभी किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो कांग का यूज़ दोहा के खिलाफ करने वाला था, ताकि वो दोहा को ख़त्म कर सके, क्योंकि वो दोहा से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जिसके पास दोहा आता है और उसे पूछता है कि मैंने देखा तो मेरे लिए परेशान थी ना। इसके बाद कांग बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो इस बात से परेशान थी कि कहीं जंग में कोई दूसरा तुम्हें ना मार दे, क्योंकि तुम्हारा मरना सिर्फ मेरे हाथों से लिखा हुआ है। इसके बाद दोहा से पूछता है क्या तुम्हारा दिल सच में इतना कठोर हो गया है। इस पर बोलती है कि हाँ, इसमें सिर्फ बदला है और वो भी तुमसे। इसके बाद वो पूछता है मुझसे बदला लेने के बाद तुम क्या करोगी। इसके बाद वो बोलता है कि मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरा कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इसके बाद दोहा बोलता है अगर ऐसी बात है फिर तो मैं तुमसे आसानी से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। इस पर तो कांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा, मेरे परिवार को भी मार डाला, और तुम चाहते हो कि मैं जीऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद दोहा उसके पास आता है और उसके हाथ में कुछ लोटस के सीड्स दे देता है। इसके बाद वो इसे बताता है कि ये लोटस के सीड तुम्हारे दिल की तरह ही कठोर हैं, क्योंकि इनमें कभी भी फूल नहीं खिलते हैं और फूल खिलने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। तुम्हें बेट लगाना बहुत पसंद है ना, क्यों ना चलो हम इस लोटस सीड पर बेट लगाते हैं। अगर इन लोटस सीड्स में फूल खिल गए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा दिल भी सॉफ्ट हो गया है। लेकिन इस पर कांग कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा। मेरे दिल में सिर्फ नफरत और बदला है जो कि मुझे तुमसे लेना है। इसके बाद दोहा बोलता है कि ठीक है, देखते हैं कि ये शर्त कौन जीतेगा।
ये फूल खिलेंगे या नहीं। इसके बाद कांग बोलती है कि इन फूलों को खिलने में हज़ारों साल लगते हैं। तो दोहा बोलता है कि मैं इतना इंतज़ार कर सकता हूँ। इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। मतलब कि हम कांग को देखते हैं, ये सारा उसने अपने सपने में देखा था और उसे अपना सपना पूरा याद भी था, क्योंकि अब उसके पास अपना ब्रेसलेट नहीं है। उसे याद था कि उसने दोहा के साथ सपने में बेट लगाई है, इसलिए वो सारा सपना अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करती है। कांग को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक उसे हो क्या रहा है, आखिर ये अजीब से सपने उसे क्यों आ रहे हैं। इसी बारे में सोचते सोचते वो घर पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम हान के मैनेजर को देखते हैं, जो जुनहो के केस की इन्फॉर्मेशन लेने पुलिस स्टेशन में जाता है। लेकिन उसे वहां पे वही होमलेस पर्सन मिलता है जिसका वो पीछा भी करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता और ये सारी बातें वो हान को भी बताता है। दूसरी तरफ हम उसी होमलेस पर्सन को देखते हैं जो अपने घर पर जाता है, जहाँ पर हम ताई को देखते हैं। क्योंकि ताई अब उसी आदमी के साथ रहता है और उस पर वो भरोसा भी करने लगा है, इसलिए वो उस पर भरोसा करके अपना सुसाइड लेटर भी उसे लिखकर दे देता है, जिसे वो होमलेस पर्सन कांग और दोहा के खिलाफ यूज़ करने वाला है। लेकिन कैसे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जिसे अपने भाई जुनहो की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो मैनेजर को बोलता है तुम उसके साथ 24 घंटे रहो। लेकिन मैनेजर की ये सुन के ही बेचारे की सांस ही अटक जाती है कि कैसे वो एक भूत के साथ 24 घंटे रह सकता है। इसीलिए वो बहाना बना देता है और कहता है कि हमें इस काम के लिए कांग को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कांग ने कई बार जुनहो की जान बचाई है, उससे अच्छा बॉडीगार्ड उसके लिए हो ही नहीं सकता। और ये बात हान को भी अच्छी लगती है, इसीलिए वो 24 घंटे के लिए कांग को दोहा का बॉडीगार्ड बना देता है। इसीलिए दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो अपनी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि अब वो दोहा के साथ रहने उसके घर में जाने वाली थी। इसलिए उसकी फ्रेंड बोलती है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन वो उसे मना कर देती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वो सारी तैयारी करके जाने लगती है। लेकिन तभी वो अपने ब्रेसलेट को नोटिस करती है कि ये तो वही लोटस सीड है जो कि मेरे सपने वाले इंसान ने मुझे दिए थे, लेकिन ये मेरे पास कैसे हो सकता है। लेकिन कांग अभी उस ब्रेसलेट को नहीं पहनती, क्योंकि वो टूटा हुआ था। दूसरी तरफ हम उसी मेट्रो वाले मॉन्क को देखते हैं, जो अपने टेम्पल में कुछ तालिस्मान ढूंढ रहा था ताकि वो दोहा को हरा सके। इसीलिए उसके बड़े मास्टर उसके पास आते हैं और उसे एक तालिस्मान दे देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, इससे तुम उस बुरी आत्मा से लड़ सकते हो। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो दोहा के घर पे पहुंच जाती है। दोहा उसे समझाता है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कांग उसे बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है और मैं अब यहाँ तुम्हारे साथ 2400 घंटे रहने वाली हूँ। इसके बाद ये इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इसके बाद कांग टाइम पास करने के लिए टीवी को ऑन करती है, जिसमें वही लोटस सीड दिखाए जा रहे थे, जो कि हज़ारों सालों पहले दोहा ने ही कांग को दिए थे। उनमें बताया जा रहा था कि अब उनमें फूल खिलने लगे हैं। ये बात को देखकर दोहा को अपनी बेट याद आती है, जो कि उसने कांग के साथ लगाई थी। इसलिए वो अपने मन में बोलता है, मतलब इन लोटस सीड में फूल खिल गए, मतलब कि मैं जीत गया। इसके बाद कांग भी बोलती है कि मतलब कि मैं बेट हार गई। ये सुनकर तो दोहा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और बोलता है कि इसे बेट के बारे में कैसे पता, क्योंकि वो बेट तो मैंने 1500 साल पुरानी कांग के साथ लगाई थी। इसलिए वो इस बारे में पूछने लगता है कि हारने से तुम्हारा मतलब क्या था। लेकिन यहाँ पर कांग बात टाल देती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यीसियल को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जुनहो पर जो अटैक हुआ था उसमें सब यीसियल को कसूरवार मान रहे थे, इसलिए बहुत ट्रोल कर रहे थे। इसलिए वो अब डिसाइड करती है कि वो जुनहो से मिलने जाएगी और उससे माफ़ी भी मांगेगी। इसीलिए वो जुनहो की सारी फेवरेट डेजर्ट मंगवा लेती है, जैसे आइसक्रीम, कपकेक्स वगैरह। दूसरी तरफ हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम दोहा और कांग को देखते हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि कांग को दोहा के घर पर रहने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जैसे ही वो मॉर्निंग में आती है, वो नोटिस करती है कि दोहा उसी की बुक्स पढ़ रहा है, जिसे देखकर वो एम्बेरस होने लगती है और उसके हाथों से बुक छीन लेती है। लेकिन इसी चक्कर में वो बेचारी गिरने वाली होती है। लेकिन हम और आप मिलकर सोचते हैं कि दोहा उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसा कुछ नहीं करता और बेचारी कांग नीचे गिर जाती है। मतलब अच्छा खासा रोमांटिक मोमेंट ख़राब हो गया। यहाँ पर सच में बहुत ही फ़नी सीन बन जाता है। इसके बाद दोहा उसकी बुक वापस देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद उनके घर की डोरबेल रिंग होती है, जिसके बाद कांग देखने जाती है तो वो देखती है कि ये सील यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर दोहा ये सील को घर से ही भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सील फिर भी धक्के से घर के अंदर घुस ही जाती है, क्योंकि उसे तो दोहा से माफ़ी मांगनी है। लेकिन यहाँ पर हम कांग को देखते हैं, वो ये सील से छुपने लगती है। लेकिन इसके बाद वो सोचती है कि मैं छुप क्यों रही हूँ, मैं तो बॉडीगार्ड हूँ और ये मेरा काम है। इसलिए बाद में वो बाहर आ ही जाती है। इसके बाद यीसिल दोहा को उसकी सारी, यानी कि जुनहो की सारी फेवरेट डिशेस देने लगती है, लेकिन दोहा को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यीसिल जैसे ही
कांग को यहाँ पर देखती है वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चुपचाप अब यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसके बाद कांग कहती है कि अगर जुन्हो कहेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जुन्हो कहाँ उसे भेजने वाला था, इसीलिए दोहा यीसेल को ही बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस पर वो बोलती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके बाद वो कांग को बोलती है अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे लगेगा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब ये बात कांग को अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी दोहा को गुस्सा आ जाता है और वो यीसेल की लाई हुई सारी चीज़ों को तोड़ देता है, जिसे देखकर कांग भी रुक जाती है। इसके बाद यीसेल उससे बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर दोहा चिल्लाता है कि तुम चुपचाप अब यहाँ से बाहर चले जाओ और मेरा पीछा करना बंद कर दो, अगर तुम नहीं गई तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर तो यीसेल बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देती है और कहती है कि पहले तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, लेकिन अब तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और बिल्कुल मेरे टाइप के बन गए हो। और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कांग दोहा को बोलती है कि तुम पीछे हटो और वो कांच साफ करने लगती है ताकि दोहा को लग ना जाए, लेकिन दोहा इसमें उसकी हेल्प करता है जो उसे बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो दोहा पर चिल्लाता है क्या तुम जानते हो ये सारी जुन्हो की फेवरेट चीज़ें थी। इस पर कांग बड़ी हैरानी से उसे पूछती है कि जुन्हो से आपका मतलब क्या है, ये जुन्हो नहीं है। इस बार तो मैनेजर अपनी बात बदल देता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने यीसेल को निकाल दिया, वैसे भी जुन्हो किसी और को पसंद करता है। इस बात पर तो जुन्हो घूर घूर कर उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ कांग ये सोचती है मैनेजर का इशारा क्या मेरी तरफ था, क्या जुन्हो मुझे पसंद करने लगा है। इसके बाद वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो इस बात को जाने देती है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर उनको एक नई रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो उसी होमलेस पर्सन को देखते हैं जो कि ताई से मिल रहा था। इसलिए वो इस बारे में सोचने लगती है क्या इसका जुन्हो के केस से कोई रिलेशन हो सकता है। दूसरी तरफ हम जुन्हो, कांग और मैनेजर को देखते हैं जो कि शूटिंग वाली जगह पर जा रहे थे। अब क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा बना रहे हैं तो उनके लीड एक्टर्स को तीरंदाजी आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर यीसेल और जुन्हो दोनों को ही तीरंदाजी करनी थी। इसीलिए हम यीसेल को देखते हैं जो कि तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उससे एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि जैसे उसे तो बहुत अच्छी तीरंदाजी आती है, इसलिए वो दोहा को टीज करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं आता होगा, इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। लेकिन दोहा कह देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो बड़े अच्छा पोज लेता है जिसे देखकर कांग को अपना सपना याद आ जाता है कि मेरे सपने में जो आदमी है यानी कि दोहा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही तीरंदाजी करता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि तीरंदाजी में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो पहली बारी में ही बिल्कुल ठीक निशाना लगाता है और तो और वो दूसरी बारी भी बिल्कुल ठीक निशाना लगाता है, जो देखकर वहाँ सब लोग इतने ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये देखकर तो कांग को भी दोहा पर शक हो जाता है और वो उससे बात करती है और पूछती है कि मैनेजर ने मुझे बताया था कि तुम पहली बार तीरंदाजी कर रहे हो, फिर तुम्हारा निशाना इतना अच्छा कैसे है। इस पर दोहा भी उससे पूछता है कि आजकल तुम्हें भी तो अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और क्या तुम अपने सपनों में मुझे देखती हो। इस बात को सुनकर तो कांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, और वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हें नहीं देखती बस तुम्हारे जैसे किसी इंसान को देखती हूँ, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि राजा महाराजा टाइप का कोई आदमी है। ये सुनकर तो दोहा को यकीन हो जाता है कि कांग को आजकल उन्हीं की पास्ट लाइफ के सपने आ रहे हैं, जिसे जानकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी मोंक को देखते हैं जो कि कांग से मिलने आता है, क्योंकि वो दोहा के बारे में कांग को सब कुछ बताना चाहता है ताकि वो उससे बच सके। लेकिन यहाँ पर उससे कहीं भी कांग नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि आजकल कांग को जो सपने आ रहे हैं वो उनकी पास्ट लाइफ की ही हैं और वो सारे सपने उसे याद भी रहते हैं। मतलब एक दिन उसे अपनी पूरी पास्ट लाइफ याद आ जाएगी। लेकिन वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 1500 साल के बाद कांग का पूरे 18 बार जन्म हुआ है, लेकिन उन 18 जन्मों में उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं था और ना ही दिखाई देता था। लेकिन इस 19वें जन्म में वो बचपन से ही मुझे देख सकती थी और मुझसे बातें भी करती थी। लेकिन जैसे ही वो ब्रेसलेट उसके पास आया उसने मुझसे बातें करना भी बंद कर दिया और मैं उसे दिखना भी बंद हो गया। और तो और इस 19वें जन्म में उसकी शक्ल भी 1500 साल पुरानी वाली कांग से मिलती है। आखिर ये सब इसी जन्म में क्यों हो रहा है, ये सब उसे समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ हम उसी मोंक को देखते हैं जो कि कांग पर नजर रख रहा था ताकि मौका मिलते ही वो उसे दोहा की सच्चाई बता सके। इसलिए वो नोटिस करता है कि वो अकेली है और एक बिल्डिंग में जा रही है, इसलिए वो मोंक भी कांग का पीछा करता है और वो उसे लिफ्ट में जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी जल्दी से उसी लिफ्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे सामने ही दोहा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो कांग से बात नहीं कर पाता। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो,
दोहा उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इस पर कांग को लगता है कि शायद ये एक दूसरे को जानते होंगे, इसलिए वो उन्हें दोनों को बात करने देती है। लेकिन वो तभी वो मोंक दोहा की बॉडी पर उसी तालिस्मान की पर्ची को लगा देता है जो कि उसके गुरु ने दी थी। ये देखकर तो कांग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसकी बॉडीगार्ड है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, और बेचारे मोंक का हाथ मोड़कर उसे लिफ्ट से बाहर ही निकाल देती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि दोहा पर उस तालिस्मान का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर तो मोंक हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम इतने पावरफुल मंत्र का सामना कैसे कर सकते हो। इसके बाद दोहा को भी गुस्सा आता है और वो उसे मारने जाता है, लेकिन कांग उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ बेचारा मोंक डरा हुआ अपने गुरुजी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि माना कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है, लेकिन वो उस तालिस्मान का सामना नहीं कर पाएगी, उस पर इसका असर ज़रूर होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होता भी ऐसा ही है। हम दोहा को देखते हैं जो कि बेहोश हो जाता है क्योंकि उस तालिस्मान की वजह से जुन्हो की बॉडी पर से दोहा का कंट्रोल हटने लगता है, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर कांग उसे बेहोश देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो उसकी सांसें चेक करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी सांसें तो बंद हो चुकी है, मतलब कि वो मर चुका है। ये देखकर तो वो पैनिक करने लगती है और उसे CPR बस देने ही वाली थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि जुन्हो की बॉडी में से कोई आत्मा निकल रही है, और जैसे ही वो ऊपर देखती है वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि दोहा की होती है, जो उस तालिस्मान की वजह से जुन्हो की बॉडी से बाहर निकल गई है। कांग उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही आदमी है जिसे मैं अपने सपनों में देखती हूँ। उसे अपने सामने देखकर वो भी आत्मा के रूप में कांग तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है और उसे फिर से मास्टर कह के बुलाती है। और इसी ही अमेजिंग एंड डरावनी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, तो उसे मिस मत कीजिएगा। और उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम हमारे चैनल पर रोज़ ही नए ड्रामास लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।